हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की सेशन में स्वागत है। आज के सेशन में हम सभी यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का जीएस1 में जो इंडियन इकोनॉमी की जो क्वेश्चन आई थी उनको डिकोड करेंगे। 2016 में जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना? 1 सेकंड रुक जाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, what is are the advantages of implementing the national agriculture market scheme। पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। दूसरा है हमारा, इट प्रोवाइड्स द फार्मर एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विद प्राइसेस कमेंसुरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। हमें ये कह रहा है कि करेक्ट आंसर इसमें सेलेक्ट कीजिए। चार ऑप्शन है हमारे पास, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। मैं फिर से आप सभी को कह दूं कि आमतौर पे यूपीएससी जो गेम खेलती है कभी कभी इसके जगह इनकरेक्ट लिख देगी, तो इस बात पे भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए देखते हैं। पहले तो समझिए कि ये ई नेम है क्या, इसके बाद आप इसको आंसर पे आए तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, ई नेम और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बेसिकली यही है, एक ही है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भी आप इसको कह सकते हैं। ई नेम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट जैसा। सिर्फ ये फर्क है कि ई नेम में सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को ही वहां पर सेल किया जा सकता है, परचेज किया जा सकता है। लेकिन फ्लिपकार्ट में सारे प्रोडक्ट्स का आप सेलिंग और परचेजिंग कर सकते हैं। अच्छा, ई नेम की जब मैं बात करूं तो ये एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज को बेसिकली इंटीग्रेट करता है। वन नेशन वन मार्केट का कंसेप्ट बेसिकली अप्लाई करता है ये। इट वॉज लॉन्च इन द 2016, याद रखिएगा आप सभी, 2016 में लॉन्च किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। इसका गोल होता है कि फार्मर्स को बेटर प्राइस डिस्कवरी और लार्जर मार्केट एक्सेस दिया जाए, ठीक है ना। अगर ये आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो आप पाएंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही है। जिस तरीके से मैंने आप सभी को समझा उस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। यानी ई नेम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स की मंडीज को एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बेसिकली लाता है और फिजिकल मंडी सिस्टम को डिजिटली कनेक्टिविटी मिलती है। तो इस प्रकार हमारा स्टेटमेंट 1 सही हुआ। फिर इसके बाद स्टेटमेंट 2 है हमारा कि इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स एक्सेस नेशन वाइड मार्केट विद प्राइस कमेंसुरेट विद द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। ऐसा है कि अगर आप ध्यान से देखें ये भी स्टेटमेंट आपको सही मिलेगा। कारण क्या है कि जो ई नेम से फार्मर को बहुत बेनिफिट मिलता है ना। ई नेम से फार्मर को सिर्फ लोकल मंडीज तक लिमिटेड नहीं बेसिकली रहना पड़ता, है ना। बस इसके अलावा एक चीज और बताना चाहता हूं कि ई नेम पूरे देश के बायर से करेक्ट होने का मौका देता है बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट को या फिर फार्मर्स को। इससे क्वालिटी बेस्ड प्राइस डिस्कवरी होती है और कंपटीशन बढ़ने से बेटर प्राइस मिलते हैं। सो इस प्रकार हमारा स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, है ना, रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। देखिए ऐसा है, अगर इसको आप ध्यान से देखें, पहला तो ये समझिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है इसमें लिखा है इट डिसाइड्स आरबीआई's बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। दूसरा, इट इज अ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना, 1 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 3 एंड 2 एंड 3 ओनली। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। पहले तो ये समझिए एमपीसी है क्या बच्चों। एमपीसी बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ध्यान से सुनिएगा, 1934 में आरबीआई एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था और उसके तहत आरबीआई को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में। और जब भी किसी एक्ट के द्वारा, लॉ के द्वारा किसी बॉडी या इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है तो हम कहते हैं कि वह संस्था एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन, यानी सांवैधिक निकाय या सांवैधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। तो आरबीआई बेसिकली लाया गया एक एक्ट के माध्यम से, तो एक प्रकार सांवैधिक संस्था भी हुआ, स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ, और आरबीआई का ही एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसी के एक ब्रांच है, उसी के एक बेसिकली एक कमेटी है। तो इस प्रकार से एमपीसी भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बेसिकली ये मॉनेटरी पॉलिसी पर डिसीजन लेता है। ये स्पेशली पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, बेसिकली डिसाइड करता है। और आप सभी को मालूम है, जब मैं बात करता हूं आरबीआई का, तो आरबीआई का जो गोल है वो ये है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है, यानी इन्फ्लेशन को खत्म करने का प्रयास, मतलब इन द सेंस अगर आप कहें जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है देश में तो उसको मेंटेन करना, खत्म करने से वही है कि इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसको बैलेंस करे।
तो वो बेसिकली टारगेट करता है। और साथ ही साथ इसका जो प्राइमरी गोल है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है ना। तो ये आपको एमपीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी स्टेटमेंट को अगर डिकोड करें, आप ये पाते हैं कि एमपीसी बेसिकली रेपो रेट डिसाइड करता है ना। इसके बाद मैंने जैसा कहा रिवर्स रेपो रेट जैसे डिसीजंस लेता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये डिसीजन यहाँ पर मान लीजिए जो भी लोग बैठेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, टोटल 6 लोग बैठते हैं, है ना। और इसमें जो डिसीजन होता है बेसिकली मेजोरिटी वोटिंग से होता है। आरबीआई के पास बेसिकली कास्टिंग वोट पावर होता है, और इस प्रकार हमारा स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट हो गया। जैसा मैंने कहा 6 मेंबर बॉडी है, यहाँ पर 12 लिखा है, तो ये अपने आप में गलत है। अच्छा, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये 4 साल एवरी ईयर रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, एवरी 4 ईयर पे होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी मेंबर जो 6 मेंबर बैठे हैं आरबीआई में, इन सभी का टेन्योर 4 इयर्स का होता है। मतलब एमपीसी का टेन्योर बेसिकली 6 ईयर का होता है। तो इसमें जो 6 लोग हैं, इनमें से आप सभी को मैं बता दूं कि 6 लोगों में से जो है आप देखेंगे कि 3 लोग बेसिकली जो होते हैं, है ना, वो आरबीआई से होते हैं, यानी 3 मेंबर्स फ्रॉम आरबीआई, ठीक है ना। और 3 जो होते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है, ठीक है। तो टेन्योर 4 ईयर होता है, एवरी ईयर रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होती। तो स्टेटमेंट 2 हमारा एक तरीके से क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगर हम स्टेटमेंट 3 को अगर डिकोड करें, आप ये पाएंगे कि एमपीसी का चेयरपर्सन आरबीआई गवर्नर होता है, यूनियंस फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता, और इसका एमपीसी में कोई रोल नहीं होता। तो इस प्रकार ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना। और थर्ड क्वेश्चन में फिर से कह दूं आप सभी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का फेवरेट एरिया है एनपीसीआई, है ना। कह रहा है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। सेकंड बोल रहा है एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड द रुपे अ कार्ड पेमेंट स्कीम। कह रहा है इसमें से कौन स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, neither 1 nor 2। ध्यान से इस बात को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखेंगे तो पहले समझिए कि भी एनपीसीआई है क्या। बेसिकली देखिए, एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, रिटेल पेमेंट्स सिस्टम को ऑपरेट करता है, इंडिया में डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बेसिकली प्रमोट करने का काम करता है। इसको 2018 में बेसिकली इनकॉर्पोरेट किया गया था, 2018 में, याद रखेंगे। और ये आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था एनपीसीआई। ये कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है और ना ही कोई नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ना। सो बेसिकली एनपीसीआई इज नॉट बेसिकली अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ये भी याद रखना है। अगर आप स्टेटमेंट वाइज अगर आप इसको डिकोड करें तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर आपको डिकोड करना हो तो पहले इतना याद रखिए कि एनपीसीआई हेल्प्स इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एनपीसीआई के प्लेटफॉर्म जैसे बेसिकली ये यूपीआई हो गया, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसको एईपीएस भी कहा जाता है ना, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, रुपे, इन सबसे बेसिकली बैंकिंग सर्विसेज इजी हुई है। तो बेसिकली एनपीसीआई प्लेटफॉर्म यही सारी चीजें प्रोवाइड करती है, यूपीआई हो गया, एईपीएस हो गया, रुपे हो गया। और बेसिकली यहां पर हमें समझना भी है कि इन सभी से बैंकिंग सर्विसेज इजी होती है, लो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट्स पॉसिबल होता है, और रूरल एंड अनबैंक्ड पॉपुलेशन को एक्सेस मिलता है इससे। तो इस प्रकार से हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट हुआ। क्योंकि आप देखिए जो भी मैंने अभी बताया कि भाई ये जो है इन सबसे बैंकिंग सर्विसेज इजी हो जाती है, रूरल और अनबैंक्ड पॉपुलेशन को एक्सेस मिलता है। तो ये क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही लक्षण है ये। अगर आप स्टेटमेंट 2 को देखने का प्रयास करें, एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड रुपे, जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया आप सभी को, इंडिया के इंडिजीनियस कार्ड पेमेंट नेटवर्क है रुपे, एनपीसीआई ने इसे लॉन्च किया है। और इसका एम जो बेसिकली है डिपेंडेंस कम करना है, बेसिकली किस चीज पे, मास्टर कार्ड या वीजा पे अफोर्डेबल कार्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये। तो इस प्रकार हमारा ये जो है दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज आर द मोस्ट likely advantages of implementing the goods and services tax in India। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। पहला स्टेटमेंट है इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। ओके, देखते हैं सही है कि गलत। इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल एनेबल इट टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। थर्ड बोलता है it will enormously increase the growth and size of economy of India
and will enable it to overtake China in the near future. We have three statement. पहले तो समझिए जीएसटी है क्या। जीएसटी आपने पढ़ा होगा, है ना, हम लोग पढ़े हैं, लेकिन फिर भी जीएसटी को बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूं। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है जो मल्टीपल सेंट्रल और स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करता है, सबज्यूम करता है। पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का कंसेप्ट लाता है बेसिकली। एंड द जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया इन द 2017। कब इंप्लीमेंट किया गया था ये? 2017 में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और बाय 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये लाया गया था। हमारे देश में आप सभी को मालूम है कि जो जीएसटी का स्ट्रक्चर है, जीएसटी बेसिकली 4 प्रकार का है। सेंट्रल जीएसटी, है ना, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी। सो वी हैव 4 जीएसटी इन इंडिया। और अगर आप इस पूरे ही क्वेश्चन का अगर आप स्टेटमेंट वाइज डिकोड करें तो आप ये पाते हैं कि जो स्टेटमेंट 1 है जिसमें लिखा है बेसिकली, है ना, कि इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज। इस चीज को डिकोड करते हैं। देखिए, जीएसटी ने बेसिकली एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, है ना, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, इस प्रकार के टैक्सेस को क्या क्या रिप्लेस किया है। और कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स कम हुआ है, इंटरस्टेट ट्रेड इजियर हुआ है। सो इस प्रकार हमारा स्टेटमेंट 1 इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि सिंगल मार्केट को बढ़ावा दे रहा है। स्टेटमेंट 2 अगर देखें, इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि ये स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है ना, एंड विल एनेबल टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये पूरी तरीके से गलत है। क्यों? ध्यान से समझिए। देखिए, जो सीएडी होता है ना, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है, बेसिकली क्या होता है समझो। ये इसका जो रिलेशन है सीएडी का, बेसिकली एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट से है, कैपिटल फ्लॉस से है। जीएसटी का डायरेक्ट इंपैक्ट कैड पर नहीं होता है। कैड मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट पर। ये ओवर स्टेटमेंट है, यूपीएससी का क्लासिक ट्रैप है। यूपीएससी इस तरीके का स्टेटमेंट देकर बच्चों को फंसाती है। सो स्टेटमेंट 2 इज कंप्लीटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, याद रखिएगा। तो हमारा ये गलत है। थर्ड बोलता है इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी एंड विल एनेबल इट टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर। फिर से कह रहा हूं, बड़ा ही ये समझो कि नैरो अजीब सी स्टेटमेंट है, उठपटांग आपको दिख रहा होगा। ऐसी स्टेटमेंट आपको लग रहा होगा कि सर ये डाइवर्ट कर रहा है यूपीएससी। और सही बात है, डाइवर्ट कर रहा है। इसका कोई रिलेशन नहीं है जीएसटी से। जीएसटी इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ाता है, बट इनॉर्मसली इंक्रीज ग्रोथ और ओवरटेक चाइना। आपको लग रहा है ना ये कि हाईली एग्जैजरेटेड है और स्पेकुलेटिव क्लेम सही। यूपीएससी जनरली ऐसे स्टेटमेंट रिजेक्ट करता है। सो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट बेसिकली। आप समझ रहे हो? सो करेक्ट ऑप्शन इज बेसिकली ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि यहां पर हमें करेक्ट आंसर हमसे मांग रहा था। इसमें करेक्ट आंसर की बात की गई है। सो जीएसटी का श्योर बेनिफिट, वन नेशन वन मार्केट, बाकी ड्रामेटिक क्लेम्स होता है। ये सब प्रीलिम्स का बेसिकली क्या है, ट्रैप है। इतना याद रखिएगा। ये 1 लाइन मेमोरी ट्रिक आपको बता रहा हूं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, और आज हम लोग बेसिकली 5 ही क्वेश्चन को करेंगे। टोटल अराउंड आपके जो है 21 क्वेश्चंस आई थी 2017 में इकोनॉमी से। और मैं फिर से बता दूं, यूपीएससी का पॉलिटी एंड इकोनॉमी बहुत ही फेवरेट एरिया है बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टैक्स रेवेन्यू as a percent of GDP of India has steadily increased in last decades। फिर से कहना चाहता हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन में देखना यूपीएससी ट्रैप खेलता है, ट्रैप देता है ना, आपको ट्रैप करने का प्रयास करेगा। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। ये जो स्टेडली है ना, इस पर थोड़ा फोकस करना। देखिए, पहले समझिए टैक्स रेवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट एज ऑफ परसेंट ऑफ जीडीपी बेसिकली है क्या। देखिए, जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है ना, टैक्स टू जीडीपी जो रेशो है ना, टैक्स टू जीडीपी रेशो बेसिकली गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन कैपेसिटी है बेसिकली ये। और यहां पर जो फिस्कल डेफिसिट है, एफडी, है ना, फिस्कल डेफिसिट, जो परसेंट ऑफ जीडीपी यहां पे जो टर्म यूज किया गया है ना, इसको समझो। ये बेसिकली गवर्नमेंट का बोरोइंग गैप है, समझ रहे हो ना। तो यूपीएससी में कीवर्ड बेसिकली यही इसी प्रकार का होता है कि स्ट्रिक्टली, है ना, या फिर एनॉर्मसली हो गया। तो बेसिकली ये मेन ट्रैप है यूपीएससी का। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप स्टेटमेंट 1 एनालिसिस करोगे तो जो स्टेटमेंट 1 है ना, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। आपको लग रहा है ना कि ये पूरी तरीके से इनकरेक्ट है ना, स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। ये पूरी तरीके से गलत स्टेटमेंट है। कैसे, इस बात को समझिए।
देखिए लास्ट डिकेड में टैक्स टू जीडीपी रेशियो कभी इंक्रीज हुआ है, कभी स्टेग्नेशन आया है, मतलब कभी डाउन हुआ है। और खास तौर पे अगर आप देखें कोविड पीरियड में शार्प डिक्लाइन भी हुआ था। आप समझ रहे हो? सो स्टेडली इंक्रीज्ड का मतलब नो फ्लक्चुएशन एट ऑल। और ये क्वेश्चन चूंकि 2017 में आया है तो जाहिर सी बात है 2017 के पीछे वाला लास्ट ईयर को काउंट कर रहा होगा। फिर भी ये कोई अचानक से ऐसा नहीं था कि धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, स्टेडली इंक्रीजिंग मतलब ऐसे बढ़ रहा है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी को तो कभी ऊपर जाता है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, तो ऐसे थोड़ी है कि स्टेडली इंक्रीज हो रहा है। आप समझ रहे हो? सो रियल डेटा में यू अप्स एंड डाउन्स रहते ही हैं। आप समझ रहे हो ना? इफ यू विल एनालाइज द लास्ट ईयर्स इकोनॉमिक डेटा ऑफ इंडिया, यू विल रियलाइज दैट देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन द रियल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सो स्टेटमेंट 1 इज बेसिकली इनकरेक्ट। अगर आप स्टेटमेंट 2 को देखें, फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड्स। फिर से कहना चाहता हूं, याद रखिएगा फिस्कल डेफिसिट का जो ट्रेंड है ना इंडिया में, फिस्कल डेफिसिट बेसिकली होता क्या है? सरकार कितना कमा रही है। अगर मान लो सरकार के कमीनी से ज्यादा खर्चा हो जाए, 100 रुपीज सरकार अर्न कर रही है ना, इफ द गवर्नमेंट इज अर्निंग 100 रुपीज और गवर्नमेंट का खर्च हो रहा मान लो 200, तो यहां पर गवर्नमेंट का 100 रुपया क्या है? फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है। और एफआरबीएम यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर डेफिसिट रिड्यूस करने की कोशिश होती है। कोविड ईयर्स में सार्क जो है सार्प स्पाइक आया था, उसके बाद कंसोलिडेशन एफर्ट्स लगाए गए गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो पैटर्न है ना, जिग जैग रहा है, बेसिकली स्टेडली इंक्रीज नहीं रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। सो बेसिकली स्टेटमेंट 2 इज बेसिकली कंप्लीटली इनकरेक्ट, है ना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई गेटिंग द पॉइंट? सो अगर आप इन पांचों क्वेश्चन को देखेंगे, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी किस तरीके से गेम खेलता है। यूपीएससी की आप जो एग्जामिनर्स हैं उनकी माइंडसेट अगर आप समझ गए ना, आप ज्यादातर अगर क्वेश्चन एनालाइज करोगे ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन सेट करने वाले जो एग्जामिनर उनके माइंडसेट क्या है। यूपीएससी में स्टेडली देखे तो याद रखना ये डेटा, है ना। स्टेडली जहां हो पूरी तरीके से मान लो ये गलत है, कंसिस्टेंटली ऐसा अगर कहीं डेटा देखे तो उसको गलत ठहराइए, गलत है, होता है उस प्रकार का। कभी ना कभी ऐसा थोड़ी है कि लगातार ऊपर बढ़ ही रहा होगा, लगातार घटेगा ही, कुछ ना ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स तो आएगा ही। तो इंडिया का फिस्कल इंडिकेटर्स कभी कभी स्ट्रेट लाइन में जो है चलता ही नहीं, वो अप्स एंड डाउन्स में ही रहता है। इंडिया का जो फिस्कल इंडिकेटर्स है कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, ऊपर नीचे होते रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि बस ऐसे इंक्रीज हुए जा रहा है या फिर ऐसे रिड्यूस हुए जा रहा है, वो अप्स एंड डाउन्स ऐसे ऐसे होते रहेगा, ये याद रखना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और बाकी का हम लोग का जो क्वेश्चन है ना, जैसे मैंने कहा कि इट वाज 21 क्वेश्चन, है ना। So we will discuss the remaining 16 questions in the next lecture. Thank you to all of you candidates, है ना।